हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। माई सेल्फ मनीषा। तो दोस्तों, क्लाइमेटोलॉजी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं और एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन और स्ट्रक्चर से संबंधित क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए विद्या स्थली बैच है पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए, जिस कोर्स के अंदर आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। ज्योग्राफी के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे और इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो टॉपिक वाइज और फुल टेस्ट होंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 4,000 रुपये। इसी में दोस्तों, पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर रिसर्चर बैच है, था जिसको नेट जेआरएफ करके पीएचडी करनी है, इसके लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट से क्लासेस अवेलेबल हैं। इसमें भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ज्योग्राफी और पेपर 1 के लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ ही में पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 ज्योग्राफी के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे और इसी में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो टॉपिक वाइज और फुल टेस्ट होंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्यूशन करवाया जाएगा, जिसकी फीस है मात्र 4500 रुपये। और साथ में दोस्तों, आचार्य बैच असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जो अभी एमपी, यूपी और हरियाणा में जो वैकेंसीज आई है उनके लिए कोर्सेज अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ में पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में और पेपर 2 ज्योग्राफी के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ में दोस्तों, होम डिलीवरी भी अवेलेबल है और इसी में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 6100 रुपये। साथ में दोस्तों, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए भी क्लासेस अवेलेबल है ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। इसमें भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स पीडीएफ में और पेपर 2 के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। इसमें भी दोस्तों होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। साथ ही में इसमें टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी जो टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे और इसी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 7100 रुपये। साथ में दोस्तों, इसी में सिद्धि सिद्धि टू अचीव गोल टेस्ट सीरीज है एनटीए नेट जेआरएफ के लिए, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी फर्स्ट ग्रेड, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों आपको सिलेबस के अनुसार और टॉपिक के अनुसार ट्रिविया टेस्ट दिए जाएंगे। इसी में आपको यूनिट अनुसार टेस्ट दिए जाएंगे। प्रश्न संख्या 50 होगी जिनको आपको व्याख्या सहित सॉल्व करवाया जाएगा और इसी में आपको परीक्षा की योजना के अनुसार टेस्ट लिए जाएंगे, जिनके कुल 10 टेस्ट होंगे जिन्हें भी आपको व्याख्या सहित सॉल्व करवाया जाएगा। साथ में दोस्तों, सभी टेस्ट के आपको सॉल्यूशन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएगी और इस टेस्ट सीरीज की फीस है मात्र दोस्तों 2999। तो डाउनलोड कीजिए दोस्तों पाथफाइंडर लर्निंग ऐप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और जो भी आपके डाउट्स हैं आप इन मोबाइल नंबर्स पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। डाउनलोड कीजिए दोस्तों अभी पाथफाइंडर लर्निंग ऐप। तो चलिए दोस्तों, वायुमंडल के संगठन और संरचना से संबंधित क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 15 क्वेश्चंस की सीरीज हमने कल की थी, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आज देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है, ओजोन एक प्रकार का ऑक्सीजन है। पहला कथन कह रहा है कि ओजोन एक प्रकार का ऑक्सीजन है। दूसरा कथन है, इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु और नाइट्रोजन का 1 परमाणु पाया जाता है। तीसरा कथन है, यह सौर विकिरण से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। कथन 4 है, इसका सर्वाधिक सांद्रण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो इनमें कौन से सही है दोस्तों? सही कूट की पहचान करनी है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला कथन कह रहा है कि ओजोन एक प्रकार का ऑक्सीजन है। ओजोन क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनने वाली एक ओजोन गैस है जो समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अर्थात इसे गुड़ ओजोन भी कहते हैं। जो समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है वो हमारे लिए गुड़ ओजोन का कार्य करती है। और बेड ओजोन दोस्तों, जो हमारे धरातल पर पृथ्वी पर आ जाती है उसे बेड ओजोन कहते हैं, क्योंकि ओजोन एक
हानिकारक गैस मानी जाती है। इससे हमारे त्वचा रोग या फिर त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां फैलती है। इस कारण ओजोन गैस को हमारी एक रक्षा कवच कहा जाता है, जो हमें इन बीमारियों से लड़ने के लिए एक कवच प्रदान करती है। तो ओजोन दोस्तों एक प्रकार का ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर ओजोन का निर्माण होता है। तो ये कथन सही है दोस्तों। कथन 2 है, इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु और नाइट्रोजन का 1 परमाणु पाया जाता है। ऑक्सीजन के तो सही बात है दोस्तों, परंतु इसमें नाइट्रोजन का एक भी परमाणु नहीं पाया जाता है। ये कथन गलत है। कथन 3 है, यह सौर विकिरण से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। एकदम सही बात है दोस्तों। सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को ओजोन या समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत अवशोषित कर लेती है, जो हमें होने वाली अर्थात त्वचा कैंसर अथवा हानिकारक बीमारियां होने से बचाती है। कथन 4 है, इसका सर्वाधिक सांद्रण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। नहीं दोस्तों, इसका सर्वाधिक सांद्रण समताप मंडल में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है, ये कथन भी गलत हो जाएगा दोस्तों। 1 और 3 इसके सही आंसर हो जाएंगे, तो ऑप्शंस में है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में क्षोभ मंडल और समताप मंडल की जानकारी किस वैज्ञानिक ने दी थी? क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बारे में किसने बताया था? विल्सन मोधे ने, टीडी वॉट ने, मोलस्टनॉफ ने या एनेक्सिमेंडर ने? किसने क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बारे में बताया था? तो आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बारे में दोस्तों सर्वप्रथम टिजरेंस डी वॉट ने बताया था। टीडी वॉट ने बताया था। इनका पूरा नाम है टिजरेंस डी वॉट ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल का सर्वाधिक परिवर्तनशील तत्व है। वायुमंडल का सर्वाधिक परिवर्तनशील तत्व कौन सा है? जलवाष्प, गैसें, धूलकण या वायु? इनमें से कौन सा सर्वाधिक परिवर्तनशील तत्व है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। वायुमंडल का सर्वाधिक परिवर्तनशील तत्व दोस्तों जलवाष्प को माना जाता है। इसका कारण है क्योंकि जलवाष्प की मात्रा सभी अक्षांशों पर या पूरी पृथ्वी पर समान रूप से नहीं पाई जाती है। जैसे जैसे हम निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते जाते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है, अर्थात इसकी मात्रा में परिवर्तन होता है। जलवाष्प क्या होता है दोस्तों? जलवाष्प होता है वायुमंडल में उपस्थित अदृश्य जल की मात्रा ही जलवाष्प कहलाती है। इसकी टोटल अर्थात यह है कुल मात्रा इसके वायुमंडल में 4 से 5% तक मानी जाती है। और यह जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, इसकी मात्रा में कमी होती जाती है, अर्थात सर्वाधिक मात्रा इसकी 0 डिग्री पर पाई जाती है और ध्रुवों पर यह सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। इसका कारण भी दोस्तों टेम्परेचर का है, क्योंकि जलवाष्प का टेम्परेचर और ऊंचाई अर्थात जलवाष्प का टेम्परेचर के साथ तापमान के साथ समानुपाती संबंध होता है, अर्थात टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहीं पे जलवाष्प की मात्रा भी ज़्यादा होगी। तो उसी प्रकार 0 डिग्री पर सर्वाधिक तापमान के कारण जलवाष्प सर्वाधिक पाई जाती है और ध्रुवों पर न्यून तापमान के कारण वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा भी कम पाई जाती है। तो यह वायुमंडल का सर्वाधिक परिवर्तनशील तत्व है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुक्त मेघों की जननी किस वायुमंडलीय परत में मिलती है? मुक्त मेघों की जननी किस वायुमंडलीय परत में मिलती है? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में या ओजोन मंडल में? मुक्त मेघों की जननी किस वायुमंडलीय परत में मिलती है? तो दोस्तों मुक्त मेघों की जननी, इसी को हम मुक्ताब मेघ या मदर ऑफ पर्ल क्लाउड भी कहते हैं। यह सर्वाधिक मात्रा में कौन से मंडल में पाए जाते हैं? या फिर मुक्ताब मेघ सर्वाधिक मात्रा में कौन सी परत या कौन से मंडल में पाए जाते हैं?
तो दोस्तों मुक्त मेघों की जननी या मुक्ताप मेघ या मदर ऑफ पिरल क्लाउड समताप मंडल में पाए जाने वाले बादल होते हैं। समताप मंडल अर्थात जहाँ पर ओजोन परत की सांद्रता है, तो उसी में मुक्ताप मेघ बनते हैं। वैसे तो दोस्तों क्षोभ मंडल में था सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है, परंतु कभी कभी जब समन्वय धाराएं क्षोभ मंडल को पार करके समताप मंडल में प्रवेश कर जाती है, तो वायु में संघनित होकर बादलों का निर्माण होकर वहां पर भी मुक्ताप मेघ अर्थात मदर ऑफ पेयर क्लाउड का निर्माण हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशादीप्त मेघ वायुमंडल की किस परत में मिलते हैं? निशादीप्त मेघ या निशादिष्ट बादल समताप मंडल में मिलते हैं, मध्य मंडल में मिलते हैं, आयन मंडल में मिलते हैं या ओजोन मंडल में मिलते हैं? किस में निशादीप्त मेघ पाए जाते हैं? तो दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में निशादीप्त मेघ कौन से मंडल में पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, निशादीप्त मेघ अर्थात नॉक्टिल्यूशन क्लाउड कौन से वायुमंडल में अथवा कौन से परत में पाए जाते हैं? निशादिष्ट, निशादीप्त या नॉक्टिल्यूशन क्लाउड दोस्तों मध्य मंडल में पाए जाने वाले बादल होते हैं। मध्य मंडल वायुमंडल की परतों में तीसरे नंबर पे पाए जाने वाली अर्थात भूमध्य रेखा से या फिर पृथ्वी की सतह से क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद में समताप मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल की परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण का क्वेश्चन है दोस्तों। कथन है वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंध है। इसका कारण है नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंध है। तो आंसर बताइए दोस्तों, कथन कारण का है, कथन सही है या गलत है, या दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कथन कह रहा है कि वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंध है। वायुमंडल में नमी आर्द्रता की मात्रा अक्षांश से संबंधित है। सही बात है दोस्तों। अभी हमने देखा कि जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों से या निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते जाते हैं, नमी आर्द्रता या जलवाष्प की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। 0 डिग्री या फिर निम्न अक्षांशों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और उच्च अक्षांशों में इसमें कमी आती जाती है, क्योंकि इसमें तापमान में परिवर्तन होता है। तो वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंधित है। इसका कारण है नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंधित है। सही बात है दोस्तों कि नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंधित है। जहां पर तापमान सर्वाधिक होगा वहीं पर आर्द्रता, नमी या जलवाष्प सर्वाधिक पाई जाएगी। तो दोनों सही है दोस्तों और ये एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। कहाँ पर मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित किए जाते हैं? मध्य मंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में या थर्मोस्फीयर में? कहाँ पर मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित किए जाते हैं? तो बताइए तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं दोस्तों, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह थर्मोस्फीयर में स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि यह वायुमंडलीय परतों की सबसे भारी परत होती है। इस कारण तथा यहाँ पर टेम्परेचर भी यहाँ पर सर्वाधिक होता है और यह मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह को स्थापित करने के लिए उपयुक्त परत या उपयुक्त मंडल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकिरण, संवहन या संचालन आदि क्रियाएं संपन्न होती है। कौन सी परत में विकिरण, संचालन और संवहन की क्रियाएं संपन्न होती है? आयन मंडल में, समताप मंडल में, ओजोन मंडल में या परिवर्तन मंडल में? किस में सर्वाधिक मात्रा में विकिरण होता है, संचालन होता है और संवहन की क्रियाएं होती है? तो बताइए दोस्तों, कौन से मंडल में ये सभी क्रियाएं संपन्न होती है? चलिए देखते हैं दोस्तों, विकिरण, संचालन और संवहन आदि सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं हमें पता है क्षोभ मंडल में संपादित होती है। क्षोभ मंडल को ही दोस्तों परिवर्तन मंडल कहा जाता है, इसी को दोस्तों विक्षोभ मंडल कहा जाता है
तो इसी के अन्य नामों में क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल, विक्षोभ मंडल या इसी को ट्रोपोस्फीयर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर विकिरण संचालन, संवहन आदि क्रियाएं संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? ऑर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम या नियोन? इनमें से कौन सी एक अक्रिय गैस मानी जाती है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर, अक्रिय गैस कौन सी है? तो दोस्तों हमने कल देखा था वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का क्रम, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद में ऑर्गन, उसके बाद में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में नियोन, हीलियम, ओजोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन, अनेक प्रकार की गैसें विद्यमान होती है। परंतु सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्सीजन को माना जाता है, जो लगभग 99% भाग को कवर करती है। ऑर्गन दोस्तों एक नाइट्रोजन दोस्तों 78% भाग पर, ऑक्सीजन 20% या 21% भाग पर, इसी के बाद में दोस्तों ऑर्गन है जो मात्र 0.9% भाग पर कवर करती है, जो एक अक्रिय गैस मानी जाती है। तो वायुमंडल के सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस दोस्तों ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की संरचना किस प्रकार की है? मौसम के साथ बदलती है, स्थान स्थान पर भिन्न होती है, निम्न तहों पर अपेक्षित रूप से स्थिर रहती है या अक्षांशों के साथ बदलती रहती है? वायुमंडल की संरचना किस प्रकार अर्थात वायुमंडल की संरचनाओं में किस प्रकार से परिवर्तन आता है? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, वायुमंडल की संरचनाओं में किस प्रकार परिवर्तन आता है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल की संरचना में दोस्तों अक्षांशों के साथ परिवर्तन आता है, अर्थात वायुमंडल की संरचना अक्षांशों के साथ बदलती रहती है। जैसा कि हमने देखा कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर अनेक परिवर्तन होते हैं, तापमान में परिवर्तन, वर्षा में परिवर्तन, जलवाष्प में परिवर्तन, अनेक प्रकार के परिवर्तन निम्न अक्षांशों या उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों या निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, आज होते हैं वायुमंडल की संरचना और संगठन से संबंधित क्वेश्चंस। कल मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक इसी तरह अपनी तैयारी में लगे रहिए दोस्तों, और जो भी आपके डाउट है आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और इससे पहले कि दोस्तों जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित टेस्ट सीरीज भी चलाई थी, आप प्लेलिस्ट में उसको भी जाके देख सकते हैं। और ये है हमारी दूसरी यूनिट क्लाइमेटोलॉजी, जिसकी आज टॉपिक 1 और एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर से संबंधित क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।